गुड इवनिंग नमस्कार टू एवरीवन। वेलकम टू डीएन एजुकेशन। मैं धर्मेंद्र नारूका जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ इवनिंग का ये सेशन लेकर, जहां हम लोग बात कर रहे हैं EMRS। तो जो आपका EMRS एग्जाम है, उसकी जो टीयर 1 है, उसके लिए आप लोगों को मैं क्लासेस जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, या क्लासेस जो है आपकी जारी है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात हम लास्ट सेशन में कर रहे थे, और आज के सेशन में भी हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर ही बात जो है वो करने वाले हैं। एक बार आप सभी साथी जो है वो जुड़ जाएं, उसके बाद आज का ये सेशन जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं भाई, है ना। चलो एक बार जस्ट ए मिनट। शुरू करते हैं हम आज का सेशन। बार कमेंट आपके ले लेता हूं एक बार। ठीक है भाई, चलो कमेंट्स आपके मैं ले लेता हूं, फिर हम शुरू कर। चलो देखिएगा, आज के सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, और इसके अलावा इसमें हम ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी को लेकर चर्चा जो है वो करने वाले हैं। काफी हेल्पफुल ये सेशन आपका होने वाला है, बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ सीखने को मिलेगा। तो सेशन आज का शुरू किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई टीचिंग के टाइप्स जो हैं वो आपके कितने होते हैं, मेजर मेजर टाइप्स कौन से होते हैं, और फिर हम पहले टाइप की बात करेंगे, और पहले टाइप में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसको पूर्णता जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। ठीक है भाई, सेशन हम आज का शुरू करते हैं। चलिएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। चलो अब देखो आप लोग, तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसके आधार पर ये 3 प्रकार का होता है, कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है, और साइकोमोटर होता है। अब इन तीनों चीजों को जरा आपको समझना है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि कॉग्निटिव जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष की बात करता है, और ज्ञानात्मक पक्ष के लिए आप याद रख लो किसको, हेड को। ठीक है। दूसरा है अफेक्टिव, अफेक्टिव में आप याद रख लो किसको, हार्ट को। और साइकोमोटर में याद रख लो किसको, हैंड को। यानी यहां हम सिर्फ चीजों को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, गेन करते हैं। ये आपका आगे जब हम टाइप देखेंगे तो वो MLT से संबंधित है। ठीक है। अभी आप सिंपली ये समझो कि अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप आपको देखने को यहां मिल रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। और तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव के आधार पर टीचिंग जो है वो 3 प्रकार की होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव आपके हेड से संबंधित है, अफेक्टिव हार्ट से संबंधित है, साइकोमोटर हैंड से संबंधित। अब देखो, अगर हम बेस्ड ऑन लेवल्स के आधार पर करें तो भी कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। तो ये तो हो जाएगा आपका कौन सा, MLT हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ULT हो जाएगा, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, RLT हो जाएगा। इनको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिंपली समझो कि लेवल के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होता है ना। ये स्मृति या स्मरण शक्ति के आधार पर, ये बोध स्तर के आधार पर, और ये विचारात्मक या चिंतन स्तर इसे कहा जाता है ना। इसमें सिर्फ किसकी बात होती है, मेमोरी में इंफॉर्मेशन को रिसीव ही किया जाएगा, इसमें समझा जाएगा, और यहां व्यक्ति खुद करता है ना। अगर हम इसको आगे जोड़े तो ये तो आपका, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसकी बात हम करें तो ये स्कूल लेवल पे यही काम आता है ना, कॉलेज लेवल में ये काम आता है, और जब आप रिसर्च स्कॉलर बनते हो तो आपका ये काम आता है। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि टाइप्स होते कितने प्रकार के हैं। 6 मेन बेसिस है,
ऑब्जेक्टिव के आधार पर, लेवल के आधार पर, और तीसरा देखा हमने बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे या तो ऑटोक्रेसी या डेमोक्रेसी या लेस इज फेयर, है ना। तो अगर हम पॉलिटिकल वे के आधार पर करें तो ऑटोक्रेसी यानी टीचर डोमिनेंट होगा, यानी यहां सिर्फ और सिर्फ किसकी बात चलेगी भाई, टीचर की बात चलेगी। यहां टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों हो जाएंगे, और लेस इज फेयर का मतलब है कि यहां स्टूडेंट होगा, ही कैन डू वॉट एवर ही एंड सी वॉन्ट्स टू डू, वो चाहे जैसे यहां कर सकता है, सब कुछ यहां सीख सकता है, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई, लेस इज फेयर हो जाएगा। एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच या लैटिन टर्म है शायद, इसका मतलब ही क्या होता है, अलाउ टू डू होता है। तो अगर हम बात टाइप्स की कर रहे हैं तो सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर तीन प्रकार का, ये ऑब्जेक्टिव किसके हैं, ऑफ एजुकेशन, है ना, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो कॉग्निटिव हो जाएगा, अफेक्टिव हो जाएगा, साइकोमोटर हो जाएगा। और यही ब्लूम के टैक्सोनॉमी में आपको पूछ आता है, तो ब्लूम के टैक्सोनॉमी में हम यही बात को तो डिस्कस करते हैं। ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है वो इसी चीज को लेकर तो है। इसके बाद देखो आप, बेस्ड ऑन लेवल बता दिया, एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी, है ना, एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी। अब एमएलटी भी किससे संबंधित है भाई, एमएलटी में सिर्फ चीजों को रिसीव किया जाता है, यहां समझा जाता है, और यहां बच्चा खुद से करता है, ये तीन चीजें। अब जो आपका कॉग्निटिव है वो एमएलटी से संबंधित है, जो अफेक्टिव है यूएलटी से संबंधित है, और साइकोमोटर आप रिफ्लेक्टिव लेवल से समझ लो, क्योंकि बच्चा वहां पर खुद प्रैक्टिकल करता है ना। अब इसके बाद ये पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर हो गया, या तो टीचर डोमिनेंट होगा, या टीचर और स्टूडेंट दोनों को पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और या फिर बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाएगा कि भाई तुम जैसा पढ़ना चाहते हो वैसा तुम पढ़ लो। तो ये तीनों टाइप समझ में आए कि नहीं आए। इसके बाद चौथा जो टाइप है वो है नेचर ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग की प्रकृति क्या है। या तो टीचिंग आपकी वर्णनात्मक होगी, निदानात्मक होगी, उपचारात्मक होगी, या तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाओगे। टीचिंग का एक प्रकार तो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कंप्लीट डिटेलिंग पढ़ाई जाएगी। एक होता है आप डायग्नोस्टिक करते हो, यानी जो सिखाया है उसमें से कितना सीखा है, कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं, इसका पता करने के लिए कौन सी टीचिंग करवाई जाएगी, डायग्नोस्टिक टीचिंग करवाई जाएगी। और जब डायग्नोस्टिक के बाद ये पता लग जाएगा कि ये चीजें आती है, ये नहीं आती है, तो फिर जो टीचिंग करवाई जाएगी दैट इज रेमेडियल टीचिंग। तो तीन प्रकार की ये हो गई ना, कौन कौन सी हो गई, आपकी सबसे पहली डिस्क्रिप्टिव हो गई, जिसमें आप चैप्टर को डिस्क्राइब करोगे, डिटेल से पढ़ाओगे। जब आप पढ़ा दोगे तो फिर जो पढ़ाया है कि भाई बच्चा उसमें कितने को सीख पाया है, कितने को नहीं सीख पाया है, इस बात का पता करने के लिए आप डायग्नोस्टिक करोगे। और रेमेडियल में क्या होगा भाई, रेमेडियल टीचिंग में डायग्नोस्टिक टीचिंग के बाद जो चीजें नहीं सीख पाया था बच्चा, उनको सिखाया जाएगा, रेमेडी प्रदान की जाएगी, उसका उपचार किया जाएगा। यहाँ रोग को पहचाना जाएगा, यहाँ रोग का उपचार होगा, यहाँ कमियों को पहचाना जाएगा, यहाँ कमियों की पूर्ति होगी। और यहाँ तो सिंपली सबसे पहले क्लासरूम में डिस्क्रिप्टिव ही तो करवाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि सीधे ही डायग्नोस्टिक करवा देंगे, नहीं होगा ऐसा, या सीधे ही रेमेडियल हो जाएगी। अरे भाई इनिशियल टीचिंग तो यही है, डिस्क्रिप्टिव टीचिंग जो है वो भाई इनिशियल टीचिंग ही तो है। सबसे पहले तो आपको इनिशियल टीचिंग करवानी पड़ेगी, तभी तो आप क्लासरूम में आगे बाकी टीचिंग्स पर जाओगे। तो नेचर ऑफ टीचिंग के आधार पर ये तीन प्रकार है, ये आपको आने चाहिए, है ना। पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर तीन प्रकार हैं, लेवल के आधार पर तीन प्रकार हैं, है ना, और ऑब्जेक्टिव के आधार पर तीन प्रकार। तो ये चार का मतलब 12 हो गए। फिर आता है बेसिस ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। अब जब भी टीचर क्लासरूम में आएगा तो एक तो क्या करेगा, वो प्रेजेंटेशन करेगा, मतलब अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेगा, प्रस्तुतिकरण होगा, एक डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, वो जो भी कोई रियल ऑब्जेक्ट है उसको परफॉर्म करवा कर दिखाया जाएगा, और एक एक्शन यानी कि उसको अप्लाई किया जाएगा, बच्चा खुद से अप्लाई करेगा यहाँ पे। तो यहां तो केवल टीचर है, यहां टीचर प्लस कौन है, स्टूडेंट है, और यहां सिर्फ कौन है, स्टूडेंट है। यहां तो टीचर खुद प्रेजेंट कर रहा है, यहां बच्चों को साथ साथ पार्टिसिपेट करा रहा है, और यहां सिर्फ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तो आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, एक डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगा,
और एक आपका कौन सा हो जाएगा भाई, एक्शन हो जाएगा। तो ये 3 जो है आपके एजुकेशन प्रोसेस के आधार पर होते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट के आधार पर, एजुकेशनल मैनेजमेंट के आधार पर। तो एक तो होता है आपका फॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अब इन तीनों चीजों को समझना जरूरी है। देखो, फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल जो होता है इसमें टीचर और स्टूडेंट, है ना, दोनों ही फॉर्मल होते हैं, है ना। नॉन फॉर्मल में क्या होता है, टीचर तो फॉर्मल होता है और स्टूडेंट कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन फॉर्मल कहलाएगा। और इनफॉर्मल में बच्चा जो घर से बैठ के पढ़ रहा है, टीचर को वो जानता भी नहीं है, वो वाली कंडीशन इसमें हो सकती है। वो आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये टीचर डोमिनेंट है, ये स्टूडेंट डोमिनेंट है, और ये यहां पर दोनों का होगा। तो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टीचिंग के मेजर टाइप्स कितने होते हैं, तो ये 18 टाइप्स आप ध्यान रखना। वैसे इसमें 2-3 टाइप्स और आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे इंडक्टिव टीचिंग हो जाएगा, डिडक्टिव टीचिंग हो जाएगा। तो इसमें और हम टाइप जोड़ सकते हैं, यानी इंडक्टिव टीचिंग भी तो होता है ना। एक इंडक्टिव टीचिंग हो जाएगा और एक डिडक्टिव टीचिंग हो जाएगा। ये तो आगे मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बताने वाला भी हूँ। इंडक्टिव तो आगमनात्मक हो जाएगी, ये निगमनात्मक हो जाएगी। यहाँ पहले प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, फिर रूल्स पढ़ाए जाएंगे, या पहले रूल्स पढ़ाए जाएंगे फिर प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। बेसिक बातें ये आपको पता होना चाहिए। तो टाइप्स का ये तो एक मोटा मोटा आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है कि औपचारिक होती है ना, और अनौपचारिक होती है, गैर औपचारिक होती है, ठीक है। इसके अलावा प्रस्तुतिकरण होगा, चीजों को दिखाया जाएगा और मतलब एक्शन लिया जाएगा, उसको रियल तरीके से प्रेजेंट किया जाए, मतलब प्रेजेंट नहीं, बच्चा खुद परफॉर्म करेगा। ये इसमें वर्णन किया जाएगा, इसमें निदान का है, ये उपचारात्मक है। ऑटोक्रेसी एक तंत्र है, ये लोकतंत्र की बात है, यानी यहाँ टीचर डोमिनेंट है, यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ये केवल स्टूडेंट के लिए बना हुआ है। तो ये कुछ एक टाइप्स हैं। इन टाइप्स को आने वाले सेशंस में हम डिटेल में भी देखने वाले हैं, जिनकी जरूरत है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं डेफिनेटली आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बताने और समझाने वाला हूं। तब जाकर ही चीजें आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती हैं, ठीक है भाई। तो ये तो टाइप की बात हो गई। देखो, ये तो आपके किसकी बात हो गई, टाइप की बात हो गई। आज के सेशन में मैं ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी को बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता दूंगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको बिल्कुल भी चीजों को समझने की जरूरत पड़ेगी। इसको ढंग से पढ़ लेना, ब्लूम के टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ब्लूम के टैक्सोनॉमी को लेकर हम बातें करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी इसी को हमने फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन देखा था टाइप्स ऑफ टीचिंग का, उसमें देखा था बेसिस, है ना, ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इट वाज गिवन बाय हेरोल्ड ब्लूम, ठीक है। सॉरी, हेरोल्ड ब्लूम नहीं, बेंजामिन ब्लूम। हेरोल्ड ब्लूम तो फिर वो अलग हो जाएगा। ये किसने दिया था भाई, इसको देने का काम किया है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने। तो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम developed a model for educational objectives in the 1950s, एग्जैक्ट बात करें तो 1956, to help improve critical thinking in schools। अब मैं एक एक चीज आपको यहां बता रहा हूं कि आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। देखो जरा, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने एक मॉडल डेवलप किया, इसके लिए एजुकेशन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1956 में। और ये करता क्या है भाई, ये स्कूल्स में बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। तो द क्वेश्चन माइट बी डिजाइन्ड फ्रॉम हियर, यहां से बन सकता है ना, किस चीज के लिए, आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी का यूज करते हैं, ठीक है। ब्लूम का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमी का, तो वो बहुत जरूरी है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसके 3 पार्ट बताए। एक तो कॉग्निटिव बताया, एक अफेक्टिव बताया और एक साइकोमोटर बताया।
अब मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी था उसमें 3 ये पार्ट तो थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 की है। इसको इसने नहीं किया, इसके बाद के जो लोग आए उन्होंने इस पर क्लासिफिकेशन दिया था। अब देखो आप, कॉग्निटिव डोमेन क्या है? द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी इसमें सिर्फ आपको अपने हेड का यूज करना है, चीजों को सिर्फ रिसीव करना है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में केवल आप नॉलेज को रिसीव करोगे, नॉलेज को एक्वायर करोगे। फिर दूसरा आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव में मैं बता रहा था हार्ट की बात होती है। इमोशंस एंड एटीट्यूड्स टू लर्निंग, आपका लगाव लर्निंग के प्रति कितना है, ये आपका अफेक्टिव में आ जाएगा। और उसके बाद आता है साइकोमोटर, द एक्शंस एंड मोटर स्किल्स स्टूडेंट्स टू नीड टू लर्न। अब आपके माइंड को, या माइंड में जो बात है उसको जब आप कोऑर्डिनेट करोगे तो फिर जो डोमेन काम आएगा वो साइकोमोटर है। तो यानी माइंड में जो बातें चल रही हैं उसको लिखने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? इन उंगलियों का यूज करना पड़ेगा, हैंड का यूज करना पड़ेगा, रिस्ट को यूज करना पड़ेगा। दीज आर द साइकोमोटर स्किल्स। तो द एक्शंस एंड मोटर स्किल्स स्टूडेंट्स नीड टू लर्न। तो डोमेन 3 है, ठीक है। टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन है। कॉग्निटिव तो आप H3 से याद रख लो, हेड, हार्ट और हैंड। समझ में आ गई बात? ये बात आप लोगों को सबको क्लियर हो जाएगी, है ना। हिंदी में देखने वाले भाई हिंदी में देख लो एक बार। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक या मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हो। साइकोमोटर को मनोप्रेरक कहेंगे, ठीक है ना। वे क्रियाएं और मोटर कौशल जिन्हें छात्रों को सीखने की आवश्यकता होती है, सीखने के प्रति भावनाएं और दृष्टिकोण और मतलब ज्ञान यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका सबसे पहले आप समझो कि 3 डोमेन होते हैं, है ना। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। एक क्वेश्चन इसी बात का बन जाएगा, इन तीनों का नाम पूछ लेगा। एक क्वेश्चन इस बात का बन जाएगा, किसके लिए? कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। और डेट भी आप याद रख लेना, आपके एग्जाम में डेट पूछी जा सकती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पहले डोमेन पे। पहले डोमेन का नाम है द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग। अब जो आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसमें मेजर रोल क्या है? नॉलेज को क्या किया जाता है भाई? नॉलेज का एक्वायर किया जाता है, नॉलेज का एक्विजिशन होता है। इसमें बच्चा केवल रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर, है ना। इसको बेंजामिन ब्लूम ने दिया था, ठीक है। चलो एबिलिटी के आधार पर, ठीक है। इट डेवलप्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इसका मेजर काम क्या है? ये स्टूडेंट्स के अंदर किस चीज को डेवलप करता है? बौद्धिक क्षमता को डेवलप करने का काम करता है। बौद्धिक क्षमता को डेवलप करने का काम जो है ये आपका डोमेन जो है वो करता है। इन टीचिंग प्राइम ऑब्जेक्टिव इज इम्पार्टिंग नॉलेज। और टीचिंग में इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ज्ञान को बांटना। क्या करना? ज्ञान को प्रदान करना या ज्ञान को बांटना। तो कॉग्निटिव डोमेन के बारे में एक बिल्कुल सिंपल सा एक डिस्क्रिप्शन है। कॉग्निटिव डोमेन में स्टूडेंट नॉलेज को रिसीव करता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को ये डेवलप करने का काम करता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान प्रदान करना है, ज्ञान को बांटना है। अब जब हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं तो कॉग्निटिव डोमेन में 6 क्या है? लेवल्स हैं, ठीक है। अब ये 6 लेवल्स कौन कौन से, पहले ये समझो फिर मैं एक एक को बताता हूं। देखो ये आपका एक इमेज है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। यानी सबसे पहले कौन सा आएगा? नॉलेज। नॉलेज के बाद कौन सा है? कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद क्या है? एप्लीकेशन। उसके बाद क्या है? एनालिसिस। उसके बाद क्या है? सिंथेसिस। और उसके बाद क्या है? इवेल्युएशन। यानी सबसे पहले तो किसकी बात हो जाएगी? ज्ञान की बात हो जाएगी। फिर कॉम्प्रिहेंशन का मतलब उसको समझना, है ना। एप्लीकेशन का मतलब है उसको अप्लाई करना। एनालिसिस का मतलब है उसको क्या करोगे? आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ोगे। एनालिसिस का मतलब यही तो होता है, चीजों को तोड़ना। और सिंथेसिस का मतलब है चीजों को जोड़ना। और उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा। तो ब्लूम के टैक्सोनॉमी में आप इस चीज को याद रखोगे। अब इनमें ये 3 तो आपके क्या कहलाएंगे? लोअर है, और 3 क्या है? ये अपर है। अब आप याद कैसे रखोगे? हायर लेवल आउटकम्स कौन से हैं? तो यहां से याद रखो, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। यानी विश्लेषण करना, संश्लेषण यानी जोड़ना। संश्लेषण का मतलब किससे? जोड़ने से, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा। लोअर लेवल की बात करूं तो पहले ज्ञान प्राप्ति होगी,
फिर समझा जाएगा, फिर उसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, है ना। आवेदन का मतलब यहां लागू करने से है, ठीक है। अब इनको एक एक को देखेंगे। तो एक तो क्वेश्चन इसी बात का बन जाएगा, इन 6 के नेम्स आपको याद होने चाहिए। ये सारे नाम आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर नाम याद नहीं है तो भी क्वेश्चन आपका गलत ही होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये वाले हायर है और ये वाले लोअर है। इनसे पूछेगा इनमें से कौन से लोअर है कौन से हायर है, या इनका पूरा सीक्वेंस पूछ लेगा, इसी क्रम में ऑर्डर पूछ लेगा भाई इनका। तो दोनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां से मैंने बता दिया इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को डेवलप करता है, नॉलेज इंपार्ट करने का काम करता है, नॉलेज को एक्वायर इसमें किया जाता है ना। और अब हम एक एक को यहां समझते हैं। सबसे पहला हमारे सामने कौन सा है, नॉलेज है। नॉलेज में क्या होगा, इंपार्टिंग सब्जेक्ट नॉलेज एंड कंटेंट, यानी सबसे पहले क्या किया जाएगा, ज्ञान को बच्चों को प्रदान किया जाए। कॉग्निटिव डोमेन में बच्चा ज्ञान को क्या करेगा भाई, प्राप्त करेगा इसके माध्यम से। इंपार्टिंग सब्जेक्ट नॉलेज एंड कंटेंट, यानी विषय ज्ञान और विषय वस्तु प्रदान करना, यानी सीधा सीधा किसी भी चीज को पढ़ाया जा रहा है तो उसका ज्ञान दिया जा रहा है। फिर है कॉम्प्रीहेंड, बच्चों के अंदर एबिलिटी डेवलप करी जाएगी टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ द कंटेंट, जो यहां इंपार्ट किया है उसको क्या करना, समझने की क्षमता डेवलप की जाएगी। तो पहले ज्ञान बांटा जाएगा, फिर उसको समझना सिखाया जाएगा, फिर उसको क्या किया जाएगा, जो आपने थ्योरी पढ़ाई है उसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज किया जाए, इसको कहते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सिखाया जाएगा, हाउ टू अप्लाई द रूल्स ऑन द एग्जाम्पल्स, तो उसको एप्लीकेशन कहते हैं। फिर एनालिसिस किया जाएगा, जो पूरी चीज है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, तोड़ा जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, सिंथेसिस का मतलब जोड़ना। अब जो जैसे सपोज करो मुझे कोई चीज पढ़ानी है, जैसे सबसे पहले मैंने बच्चों को ये पूरी एक चीज बताई, फिर इसको समझाया, समझाने के बाद इसको मैंने अप्लाई करना सिखाया। अब कहा कि अब तुमको एनालिसिस करो, जो सारी चीजें उनके सभी चीजों को क्या कर दो, जैसे 5 हिस्सों में डिवाइड कर दी, फिर इन 5 हिस्सों को वापस क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और लास्ट में फिर क्या कर दिया जाएगा, इवेल्युएशन कर दिया जाएगा। देखो जरा, एनालिसिस में हम क्या करेंगे, या यहीं से देख लो, एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, एनालिसिस में क्या करेंगे, ब्रेकिंग डाउन अ कम्युनिकेशन इन पार्ट सो दैट इंटरमीडियरी रिलेशंस एलिमेंट्स एंड रूल्स आर अंडरस्टूड क्लियरली। सभी चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेंगे ताकि हर एक रूल जो है बना कैसे है। जैसे हम मैथमेटिक्स के किसी फॉर्मूले को बनाया कैसे जाता है उसको समझने के लिए उसके छोटे छोटे एलिमेंट को अलग कर लें और फिर वापस जोड़ दें। जोड़ने में क्या करेंगे, कंबाइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू अंडरस्टैंड एज अ होल, और इवेल्युएशन जजिंग एंड चेकिंग द मेथड्स लर्न एंड लर्निंग फैसिलिटेटेड, जो सिखाया गया उसको आपने कितना सीखा है। तो देखो सबसे पहले ज्ञान दे दिया बच्चों को, फिर समझा दिया, फिर उसका उपयोग करना सिखा दिया, फिर छोटे छोटे हिस्सों में बांटना सिखाया, फिर बांटे हुए को जोड़ना सिखाया, और लास्ट में क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत हो। क्वेश्चन बनेगा क्या ये मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन फिर बता रहा हूं मैं कि क्वेश्चन आपको ये सारे चीजों का जो एक ऑर्डर है वो याद रखना है, सबके नाम से याद रखने हैं, और मेजर मेजर जितनी भी मैंने चीजें यहां बताई है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला डोमेन हो गया जिसे आप कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, जिसे आप क्या कह रहे हो भाई, कॉग्निटिव डोमेन कह रहे हो। इसको आप समझ जाओगे ना तो चीजें आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल चीजें हैं। लोगों ने जबरदस्ती मुश्किल बना रखी है, इतना इनमें कुछ ऐसा है नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड समझने का ही खेल है, आप रिलेट करके पढ़ो इसको, अपने आप को उसमें ढाल कर पढ़ो, रटने की जरूरत नहीं है। कि आप एग्जाम्पल ले लो कि जैसे मुझे क्लास में मैं पहले दिन गया, तो पहले दिन मैं गया तो मुझे चीजें सिखाई कैसी जाएंगी, पहले दिन मुझे पढ़ाया गया होगा, फिर टीचर पढ़ाने के बाद कोई भी कंटेंट है वो बताने के बाद उसको समझाएगा, फिर उसको अप्लाई करना सिखाएगा, फिर कहेगा कि इसको ये ऐसे ऐसे बना है, तो छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, ये होता है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, फिर सबको जोड़ के बता दिया, लास्ट में मूल्यांकन कर लिया। तो ये बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, इसको मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है, खुद से मुश्किल मत बनाया करो चीज। तो एक तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो आप इसके बाद इसको बाद में रिवाइज किया गया।
यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। रिवाइज्ड वर्जन की बात मैं कर रहा हूं। ब्लूम का रिवाइज्ड टेक्सोनोमी क्या है, देखो जरा। इसका एक तो स्टूडेंट था लॉरिन एंडरसन, और एक इसका कुलिग है ना, डेविड क्रैथवुल। इन दोनों ने 2001 में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी 1956 की, उसको रिवाइज किया और उसको नए तरीके से इन्होंने रख दिया। अब रिवाइज में क्या किया, नॉलेज को तो इन्होंने क्या कर दिया, रिमेंबर कर दिया। यानी ये जो नाउन था ना, इसको इन्होंने किस में चेंज कर दिया, वर्ब में चेंज। कॉम्प्रिहेंशन की वर्ब अंडरस्टैंड कर दी, एप्लीकेशन की अप्लाई कर दी, एनालिसिस की एनालाइज कर दी। अब इन्होंने क्या किया, इवेल्युएशन को तो नीचे ले आए और सिंथेसिस को हटाकर इन्होंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अच्छा, काफी कुछ जगह आपको यहां आईएनजी भी मिल जाएगा, इसमें भी आईएनजी मिल जाए। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग आपको देखने को। इन्होंने क्या किया, जो यहां नाउन दिया हुआ था उसकी जगह वर्ब का यूज कर लिया और जेरंड का यूज कर लिया। एक तो इन्होंने ये इसमें चेंज किया, इसमें बाकी कुछ नहीं किया। तो रिमेंबर कर देखो, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है 6 कैटेगरीज विचार। रिमेंबर वही था, इसमें रिकॉलिंग और रिमेंबरिंग प्रीवियसली लर्निड इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज की जगह भाई आपने जो पहले सीखा हुआ उसको याद करो वापस, फिर उसको समझो, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर उसको अप्लाई करो, फिर एनालाइज करो। फिर उन्होंने सिंथेसिस वाला हटा दिया, है ना, सिंथेसिस वाला हटा दिया, लास्ट में क्या जोड़ दिया, क्रिएट जोड़ दिया। दिस कैटेगरी इन्वॉल्व जनरेटिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट और सोल्यूशन। तो ये चेंज इन्होंने किया। तो एक तो आप सीधा सीधा चेंज का क्वेश्चन आ जाएगा, 56 में क्या था, 2001 में क्या था। एक ये बन जाएगा कि भाई किस चीज को हटाया गया, किस चीज को जोड़ा गया। तो सिंथेसिस को हटाकर क्रिएट जोड़ दिया गया। सिंथेसिस का नंबर जो 5th था उसकी जगह पे इवेल्युएशन को ये ले आए, तो और उसकी 6 नंबर इवेल्युएशन की जगह इन्होंने क्रिएट रख दिया। इन्होंने चेंज किया तो लॉरिन एंडरसन और डेविड क्रथवुल, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको जो है वो चेंज किया है। तो ये पहला डोमेन हो गया है ना, पहला डोमेन हो गया। तो मुझे लगता है पहले डोमेन में किसी को भी दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिर हम सेकंड डोमेन पे जो है चलेंगे, चीजों को जरा समझेंगे। अब हम जब सेकंड डोमेन की बात करते हैं तो ये रहा सेकंड डोमेन, समझना जरा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ईएमआरएस में ही काम आएगी भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं भी किसी भी एग्जाम में आता है, यही आपका आने वाला है, वो यही रहने वाला है वो। तो आप ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप याद रखो इसको, ठीक है ना। अब देखो, आप अफेक्टिव डोमेन की बात हम लोग कर रहे हैं भाई, अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहे हैं। अफेक्टिव डोमेन है क्या है वो मैं समझाता हूं। यानी लर्निंग के प्रति आपका दृष्टिकोण और आप किस प्रकार का भाव रखते हो, आपकी भावनाएं क्या है ना। इट इन्वॉल्व्स चेंज इन एटीट्यूड, परसेप्शंस, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, और लर्निंग को कि आप कितनी वैल्यू करते हो, कितना उसको महत्व देते हो, है ना। इन कॉर्पोरेटिंग वैल्यूज एंड लर्निंग इन बिहेवियर, और व्यवहार में मूल्यों और सीखने को शामिल करना। यानी लर्निंग के प्रति आपका क्या बिहेवियर रहने वाला, तो ये अफेक्टिव डोमेन में। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब अफेक्टिव डोमेन में 5 आपके लेवल हैं, ये 5 लेवल हैं। सबसे पहला है रिसीव, फिर है रिस्पॉन्ड, फिर है वैल्यू, है ना, फिर है ओरिजी ओरिजिनेशन, और फिर है कैरेक्टराइजेशन। तो ये 5 हैं। एक तो इन 5 के नाम आपको याद रखना, ठीक है ना, इन 5 के नाम याद रखना। ठीक है, चलो। सबसे पहले क्या करेगा भाई, ये आप एक बार देख लो भाई, फटाफट देखो। चलो, एक एक को जरा हम समझते हैं। चलो देखो, इसमें 5 है। सबसे पहले है रिसीव।
इसको इन्होंने नाम दिया किसका, रिसीविंग का। ये सबसे पहला लेवल है जहां पर लर्नर्स आर अवेयर ऑफ स्टिमुली एंड पैसिवली पे अटेंशन। अब इसमें क्या होता है, ये प्राथमिक स्तर है जहां जो शिक्षार्थी हैं वो कोई भी आपके सामने स्टिमुलस है उसको वो समझते हैं और मतलब एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते, वो बस उस चीज को क्या कर रहे हैं भाई, वो रिसीव कर रहे हैं, उस नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उस नॉलेज को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। मतलब जैसे आप ये समझो कि जैसे मैं बोल रहा हूं, आप उसे सुन रहे हो, तो लिसनिंग टू अ स्पीकर, तो वो क्या है, रिसीविंग ही तो है। अब सुनने के बाद जो प्रतिक्रिया देगा वो रिस्पॉन्डिंग है। इसमें क्या होगा, लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड रिएक्ट टू स्टिमुली। मैंने कोई चीज बताई, आपने वो चीज सुनी, अब आप क्या कर रहे हो, उसके प्रति आपके क्या विचार हैं, आपको कितना समझ में आया, आपको कोई डाउट है कि नहीं है ना। आप डिस्कशन कर सकते हो टीचर के साथ, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट आप पूछ सकते हो, तो वो किस में आ जाएगा, रिस्पॉन्ड में आ जाएगा। उसके बाद है वैल्यूइंग, लर्नर्स बिगेन टू असाइन वर्थ टू आइडियाज, एक्सपीरियंस और थिंग्स। अब वैल्यूइंग को समझना बहुत जरूरी है कि जब आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, जब आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो फिर आप उसकी वैल्यू करोगे। अब वैल्यू करने का मतलब क्या है, आपने जब यहां पर रिस्पॉन्ड किया तो आपको एक आंसर मिला होगा, उसके बाद आप हो सकता है कि उस आइडिया की एडवोकेसी करो, उसको जज करने लगो, उसके प्रति आपका इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, तो वो किस में आ जाएगा, वैल्यू में आ जाएगा। लर्नर्स बिगेन टू असाइन वर्थ टू आइडियाज, जो चीजें यहां समझाई गई थी उनको यहां रिएक्ट किया, उनको आप क्या देने लगे, इंपॉर्टेंस देने लगे, एक्सपीरियंस को, थिंग्स को, उनकी एडवोकेसी कर रहे हो आप, उनको 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 आप सपोर्ट कर रहे हो, तो वैल्यू हो गया। उसके बाद ऑर्गेनाइज, लर्नर्स इंटीग्रेट दियर वैल्यूज इनटू अ पर्सनल सिस्टम एंड प्रायोरिटी, उनको प्रायोरिटी दे रहा है, वो प्रायोरिटाइज देम। शिक्षार्थी अपने मूल्यों को एक व्यक्तिगत प्रणाली में एकीकृत करते हैं और उन्हें प्राथमिकता देते हैं। यानी कि एक तरीके से ये क्या है, एप्लीकेशन ही तो है, ठीक है ना। यानी उसने जो चीजें यहां सीखी, उन चीजों को वो क्या कर रहा है भाई, उनका इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है कंपेयर करे, हो सकता है मॉडिफाई कर ले, हो सकता है चीजों को ऑल्टर कर ले, और फिर वो धीरे धीरे जब चीजें सही हो जाएंगी तो फिर नंबर आता है फिफ्थ, दैट इज करेक्टराइजेशन। एट द हाईएस्ट लेवल वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड एंड कंसिस्टेंटली गाइड बिहेवियर। और जो चीजें आपको यहां सिखाई गई, उन चीजों के बारे में आपने डिस्कशन किया, उन चीजों को इंपॉर्टेंस दिया, उन चीजों को ऑर्गेनाइज किया आपने, उनके कॉज इफेक्ट प्रोज कॉन्स वो सारी बातें इसमें हो जाएंगी, और फिर उसको आपने क्या कर लिया, अपने में पूरी तरह से ढाल लिया। वो आपका क्या कहलाएगा, कैरेक्टराइजिंग। समझ में नहीं आया, मैं वापस बता देता हूं। मैं सपोज करो आपको एक्स टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं जब एक्स टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं तो आप उस टॉपिक को सुन रहे हो। जब मैंने मेरी बात खत्म की तो आपको कुछ डिस्कशन करना है उसको लेके, तो आपने डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद जब आपको समझ में आ गया तो फिर उस आइडिया को, उस एक्स टॉपिक को आप वैल्यू करने लगे। फिर उसको दूसरे जो आइडियाज है उससे कंपेयर कर रहे हो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है तो मॉडिफिकेशन कर रहे हो। फिर आप उसके बाद क्या कर रहे हो, उसके बाद आप उसको अपने बिहेवियर में ढाल रहे हो, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। यही होता है, आपने कोई एक हैबिट किसी व्यक्ति से सीखी, उसके बारे में डिस्कशन किया, फिर उसको आपने इंपॉर्टेंस देने लगे, फिर उसको आप कंपेयर करने लगे, ऑर्गेनाइज करने लगे, और लास्ट में उसको आपने अपनी एक आदत बना लिया, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। तो ये 5 चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजेशन, गलत लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज। तो मुझे लगता है कि अगर ये 5 चीजें आपको याद हो जाएंगी तो यहां से भी क्वेश्चन हर हाल में आपका सही होगा, गलत होने के चांसेस दूर दूर तक नहीं। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना और कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, यहां प्रायोरिटाइज देम, है ना, उनको क्या देना, प्रेफरेंस देना, जो चीजें आपने सीखी। ठीक है, तो इसमें 5 लेवल हो जाएंगे आपके, कौन से, रिसीव, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइज और कैरेक्टराइज। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो है आपका द साइकोमोटर डोमेन, जो आपके, आप सिंपल समझो, कोऑर्डिनेट करता है। जो बात यहां चल रही है उसको आप लिखोगे तो फिर आपको साइकोमोटर स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, डोमेन की जरूरत पड़ेगी। ये एक्चुअल में ट्रेनिंग जो चीजें होती है, ट्रेनिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। द एक्शंस एंड मोटर स्किल्स स्टूडेंट नीड टू लर्न, इट कंसर्न विद ट्रेनिंग और वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल्स, सिलाई सीखना हो गया, वोकेशनल कोर्सेज आपने सुने होंगे, कंप्यूटर चलाना सीखना होगा, तो वोकेशनल कोर्सेज वही होते हैं जिसमें आपको साइकोमोटर स्किल्स का इस्तेमाल करना होता है। टेक्निकल स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स, आप ये चीजें याद रख सकते। अब ये ध्यान रखना, साइकोमोटर जो है ये ब्लूम ने नहीं दिया था, नहीं, साइकोमोटर तो बताया था, इसके जो सब टाइप्स हैं वो ब्लूम ने नहीं दिए। यानी ऑल्दो ब्लूम एंड हिज कोलिग्स डिड नॉट क्रिएट सब कैटेगरीज फॉर साइकोमोटर डोमेन, लेटर एजुकेटर सच एज दवे, एलिजाबेथ सिम्पसन और हैरो, इन लोगों ने ये जो 5 है ना ये बनाए, ब्लूम ने नहीं दिया था ये। इसके 5 लेवल्स हैं जो इन लोगों ने दिए। अब इसमें सबसे पहले कौन सा है, इमिटेट करना, मैनिपुलेट करना, प्रिसीशन हो जाएगा, आर्टिकुलेशन हो जाएगा, नेचुरलाइजेशन। अब ये आप ट्रेनिंग कोर्सेज में इसका इस्तेमाल करोगे। जैसे सपोज करो आपको कोई भी एक डांस सीखना है, तो आप क्या करोगे, डांस सीखने जाओगे, वहां पर जो कोरियोग्राफर होगा वो आपको स्टेप्स बता रहा है, तो आपका काम क्या है, आप उनको इमिटेट करोगे। तो पहला जो इसका लेवल है वो इमिटेट ही है, इमिटेशन करना। डिमोन्स्ट्रेशन बाय अ स्किल्ड पर्सन एंड लर्नर फॉलोज, यानी आप किसी भी ट्रेंड व्यक्ति को इमिटेट करो। फिर क्या करोगे, लर्नर एडजस्ट हिमसेल्फ विद मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब सपोज करो कि आपको डांस करना, तो आप उस पोजीशन में अपने आप को एडजस्ट करते हो, तो उसको कहते हैं मैनिपुलेशन। सपोज करो कार चलाना सीख रहे हो, तो एक दिन वो यही तो सिखाएगा कि भाई पहले एक्सेलरेटर आता है, फिर ब्रेक आता है, फिर क्लच आता है, आपको क्लच दबाना है, फिर क्लच, जो भी वो धीरे धीरे, तो उसको हम देखते ही तो हैं, और फिर हम उस सीट पे बैठेंगे, अपने आप को एडजस्ट करेंगे, फिर अपने हिसाब से स्टेयरिंग, ब्रेक, गियर, क्लच, एक्सीलेटर सबको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, फिर उसकी आप रोज करोगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपके अंदर प्रिसीशन आएगा, परफेक्शन आएगा। परफेक्शन कब आएगा, जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे। फिर आर्टिकुलेशन की बात हम करते हैं, अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जब आप किसी काम को सीख रहे हो कि मुझे ये डांस सीखना, तो एक टाइम के बाद जितना आपने डिसाइड किया था वहां तक आप पहुंच जाओगे, उसको कहते हैं आर्टिकुलेशन। अब जब आर्टिकुलेशन हो जाएगा, तो उसके बाद जो आप नई नई चीजें करते हो वो नेचुरलाइजेशन में आएगा, यानी कि बीइंग एबल टू एडेप्ट, डिजाइन, क्रिएट और मॉडिफाई। अब समझना वो नेचुरलाइजेशन। ये तो मैंने टू द रूल बताया, मैं आपको और सिंपल तरीके से, आप पहले दिन कार चलाना, आप कार चलानी है, तो आप कार चलाने के लिए गए, जो व्यक्ति कार सिखा रहा है, तो सबसे पहले आपको वो सारी चीजें बताएगा, ऐसे ऐसे करना, आप उसको इमिटेट करोगे। अब उसके बाद आप सीट पे बैठ गए, तो आप अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर रहे हो, ब्रेक को एडजस्ट कर रहे हो, क्लच को एडजस्ट कर रहे हो, तो वो जो भी मैनिपुलेट एडजस्टमेंट इसमें होगा। अब रोज आप प्रैक्टिस करोगे, एक दिन कम चलाना आएगा, दूसरे दिन और थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, धीरे धीरे आपके अंदर परफेक्शन। फिर आपको जितना काम था, जितना आपने गोल डिसाइड किया था, वो आप सीख जाए। अब क्या होगा, जब आप कार चलाना पूर्णतः सीख गए, तो फिर कभी आप कार को तेज चलाकर रोक रहे हो, ड्रिफ्ट मार रहे हो, बैक में चला रहे हो, आप अपने हिसाब से नए नए तरीके ईजाद कर रहे हो, तो वो सारी चीजें नेचुरलाइजेशन में आएंगी, तो वो 5th नंबर पे आ जाए। वो किस पे आ जाएगा, 5th नंबर पे आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाता, अनुकरण किया जाता, फिर उसमें चीजों में, ये हिंदी है थोड़ी सी ध्यान रखना, और फिर इसमें क्या आती है,
परफेक्शन आती है। फिर यहाँ बात किसकी हो जाएगी, आर्टिकुलेट की बात हो जाएगी, और फिर वो चीज आपके मन में बस। तो आप इंग्लिश वाले याद रख लेना, हिंदी वाले आप रहने देना, इंग्लिश वाले याद रख लो, है ना। इंग्लिश वाले याद रख लोगे तो आपको ज्यादा सही रहे। अब ये चीजें जो है ना, ये एग्जैक्ट जो है ये सभी का है, क्योंकि इन तीन लोगों ने ही तो चेंजेस किए थे। अब इन्होंने देखो इसमें रिफ्लेक्स मूवमेंट दिया, फंडामेंटल मूवमेंट्स दिया, परसेप्चुअल एबिलिटीज है, फिजिकल एबिलिटीज है, स्किल्ड मूवमेंट है, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन है। इसने परसेप्शन है, सेट है, गाइडेड रिस्पॉन्स है, मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स है, एडेप्टेशन है और ओरिजिनेशन। तो इन तीनों ने, हम इस वाले का ही देख रहे हैं, इसका ही देखा है, इन दोनों के भी अलग अलग है। आप लिखने को लिख सकते हैं कि, लेकिन याद आप इसको ही करना, यही मेजर जो है आपके काम का बनता है। तो ब्लूम के टैक्सोनॉमी में ये सारी बातें हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होना चाहिए। तीनों डोमेन्स को आप अच्छे तरीके से याद रख लो, आप से गलती नहीं होगी। आप इससे कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप हर हाल में उसको कर कर आ जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई आज, ठीक है। और कल हम लेवल के आधार पर हम पढ़ेंगे एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी को, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ऐसे हम करके कल का सेशन रखेंगे। और उस सेशन में मैं आप लोगों को वो भी इसी तरीके से समझा दूंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं उनको भी मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से। आज हम इतना ही रखते हैं, है ना। रोज हमारी 40-45 मिनट की क्लास होगी। अब 1-2-3-4 दिन में इसकी रखता हूँ, फिर आपको लिटरेचर के ऊपर भी हम हमारे सेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही, बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।